आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं आपके पास हिस्ट्री अर्थ में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हम बात करते हैं वो है मेसोलिथिक एज। ना मेसोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा शुरुआत में अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो इसका जो टाइम स्केल है वो रफली अप्रॉक्सीमेट 8000 BCE या 8000 ईयर्स प्रेजेंट के कंटिन्यूस में हम बात करें, कंटेक्स्ट में बात करें तो 8000 साल पहले की हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ऑफ द पैलोथिक पीरियड कि जो एक ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम पोंगिडे टू होमिनिडे ब्रांच, वो उस पूरे पैराडाइम हो रहा था जहाँ पे लास्ट ग्लेशिएशन पीरियड हमें आते हुए देखने को मिलता है, जो कि प्लेस्टोसिन पीरियड पे एक्चुअली हमें एपॉक पे देखने को मिल रहा था। बट नाउ जब हम बात करते हैं तो रफली अप्रॉक्सीमेट 10,000 ईयर्स अगो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो आपका पूरा ग्लेशिएशन पीरियड था वो कहीं ना कहीं अंडरवेंट्स अ gradual change. Okay, it's not a revolution, again it's a evolution. So it's an evolution, तो एक ग्रेजुअल चेंज होता है बट एक परमानेंट चेंज हमें देखने को मिलता है। सो होलोसिन पीरियड जो बेसिकली आया उसमें कई सारे फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे। ऑब्वियसली कई सारे इसमें रिसर्चेस किए गए और हम बहुत एक कंक्लूडिंग फैक्टर पे आते ज़रूर है, बट हम ये भी इसको ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये जो हम बता रहे हैं आपको या फिर ये जो चीज़ हम समझ रहे हैं वो ये बिल्कुल सच है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे पास कोई भी लिटरेरी या कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है जो इसको कॉन्क्रिटाइज वे में कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट टाइम स्केल पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट पीरियड पे चीज़ें आई है और डिफरेंट पीरियड पे चीज़ें चेंज हुई होती गई है। तो बेसिकली होलोसीन पीरियड वो था जहाँ पे अगर हम बेसिक एक कंटेक्स्ट की बात करें, अगर हम बात करते हैं हमारे इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में हमें पता है कि कई सारे गैसेस होते हैं, कई सारे गैसेस होते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो बेसिकली एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन जो हमारा होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो जिसका फोर्थ आफ्टर आर्गन अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। वैसे 0.03% के अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट सोर्सेज की हम बात करें तो इसको इस परसेंटेज के हिसाब से माना जाता है। और एक बेसिक आइडिया अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो CO2 का हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि वो टेम्परेचर मेंटेन करता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का। अभी बेसिकली कैसे करता है, तो बेसिक अगर हम थोड़े साइंस पे जाने की कोशिश करें तो जैसे सन जो होता है वो बेसिकली आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन भेजता है जो कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट करता है एंड इवेंचुअली जो अल्ट्रावायलेट रेज सी होता है वो इवेंचुअली पेनिट्रेट करके आपका स्ट्राइक करता है धरती पे। और फिर आपका टेम्परेचर बैलेंस होता है, थर्मल बैलेंस होता है, जिसको हम हीट बजट के तरफ पे भी हम जानते हैं। अब होता क्या है, ये हीट बजट बेसिकली आपका रिफ्लेक्ट बैक करता है, कुछ बाहर से एटमॉस्फेयर से कर जाता है, कुछ चीज़ें ज़मीन एब्जॉर्ब करती है ग्रेजुअली, वो भी आपका रिवर्स बैक थ्रो कर देती है। तो होता क्या है, जब वो रे ऑफ लाइट जो कि सन के इंसोलेशन से आया होता है, जब वो आ रहा होता है तो डेफिनेटली वो बहुत पेस पे आया होता है, बहुत ज़्यादा हाई उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। दैट इज़ वाई उसको शॉर्ट वेव रेडिएशंस बोलते हैं, बिकॉज उसके वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, इट्स वेरी पावरफुल। बट जब वो रिवर्स बैक बाउंस बैक करता है तो उनकी जो डिस्टेंस ज़्यादा वेवलेंथ की होनी शुरू हो जाती है, दैट्स वाई बिकम कंपेरेटिवली वीकर। एंड जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, एरोसोल्स होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस कंपोनेंट्स होते हैं, वो इसको जाके इवेंचुअली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे जैसे एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं टेम्परेचर धरती का बढ़ना शुरू होता है। ये एक बेसिक फेनोमेना है हमारे एटमॉस्फेयर का ना। यही चीज़ बेसिकली जब होना शुरू होता है हमारे अर्थ में ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्लेस्टोसिन टू द होलोसिन इपॉक, तो हमें ये देखने को मिलता है इस पूरे पीरियड के ट्रांजिशन में ये कॉन्ट्रीब्यूशंस कहीं ना कहीं गैसेस कंपोजिशंस बढ़ना शुरू होते हैं। उसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट डिबेट्स हैं जो अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब ये डिबेट्स बेसिकली आते हैं तो एक बड़ा फैक्टर आता है कि बिकॉज गैसेस कंपोजिशन बढ़ना शुरू होता है, दैट इज़ व्हाट टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। एंड एज वी नो, जब हमारा आइस बेसिकली जो कि वाटर का एक आपका सॉलिड स्टेट में होता है, वो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो इवेंचुअली किस में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, लिक्विड स्टेट में।
और इसका मतलब क्या है, लिक्विड एंड ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो ऑब्वियसली गैसेस स्टेज 100 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड जाता है, वो एक अलग डिबेट है। बट गैसेस स्टेज ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे भी करता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरऑल फिजियोलॉजिकल और फिजिकल ज्योग्राफी का ना। हम बेसिकली, आप मेरा मेन मकसद यहाँ पे बताने का आपको ये है कि जब बेसिकली हम आइस की बात करते हैं, जब ग्लेशिएशन पीरियड था तो सॉलिड आइस था, जो कि बहुत बड़ा बैरियर था इंसान के मूवमेंट के बीच में। तो वो मोबिलिटी नहीं कर पाता था, एंड रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होने की वजह से वो काइंड ऑफ एक ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं होने की वजह से ज़्यादा एरिया वो कवर नहीं कर पाता था, एंड उसके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज थे या फिर जो भी रिसोर्सेज की यूटिलिटी ड्राइव करने में, उसके पास एक बहुत नैरो स्कोप बचता था। बट जैसे ही आपका ग्लेशिएशन पीरियड मेल्ट ख़त्म होना शुरू हुआ, बेसिकली अगर हम कहें, एक रफ वे में कहने की कोशिश करें तो, और उसमें ट्रांजिशन हमें देखने मिला जब ये आपके प्लेन लैंड्स बनना शुरू होते हैं, आपके बेसिकली फॉरेस्टेड एरिया बनना शुरू होते हैं, आपके बारिश आना शुरू होती है, तो बेसिकली से कई सारे चेंजेस जो है ओवरऑल हमें इंटायर इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। अब होता क्या है, क्योंकि आपकी ज़मीन में इंसान को ये समझ में आ गया कि अब वो उसकी मोबिलिटी बढ़ सकती है। क्यों? बिकॉज उसका जो एक बहुत बड़ा बैरियर था आइस, वो कहीं ना कहीं हट गया ना। अब उसके पास ये मोबिलिटी करने के एडवांटेज है, हमें पता है ये बात, मैंने लास्ट आपको चैप्टर में बताया था कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है चार्ल्स डार्विन का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो कुछ एनिमल्स, कुछ फ्लोरा, कुछ फाउना, कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल एलिमेंट्स की हम बात करें तो डेफिनेटली दे कीप ऑन इवॉल्विंग, एंड टेम्परेचर में उनका कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब वो इवॉल्व चेंज हो रहा है हमारे इकोसिस्टम में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा वही बेसिकली सर्वाइव भी कर पाएगा, और जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, हमें इंसान में क्या देखने को मिलता है, जैसे कि पैरोथिक पीरियड पे इंसान का पूरा शरीर जो है वो हेरी हुआ करता था, बालों से ढका हुआ करता था। इस पीरियड ऑफ टाइम पे उसके शरीर में जो बाल होता है वो कंपेरेटिवली कम होना शुरू होता है, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो नेकेड बनना शुरू हो जाता है। द वन ऑफ द रीजन बिंग कि उसको ये नहीं पता था कि उसको अपने शरीर को कवर करना, बिकॉज इट वॉज अ नेचुरल स्ट्रक्चर। नाउ हमें ऐसे ही देखने मिलता है, क्योंकि आपका पूरा शिफ्ट हुआ था क्लाइमेट, कंपेरेटिवली क्लाइमेट जो था वो गर्म होते जा रहा था, और उसी का फैक्टर था कि आपका बहुत सारा हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट स्ट्रक्चर देखने मिलता है। कहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलेगा, कहीं पे डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने मिलेगा, कहीं पे ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडुअस, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्टेड इकोसिस्टम अपने आप में डेवलप करना शुरू करता है ना। एक नया तरीके का बैरियर आता है मोबिलिटी में, वो डेफिनेटली डेंस फॉरेस्ट आता है। बट अब एक फैक्टर ये भी आता है कि एक साइड पे उनके लिए एडवांटेज भी होता है, क्योंकि आपका ये जो पूरा एक प्लेन लैंड बनना शुरू करता है, ये प्लेन लैंड जो होता है वो बेसिकली एडवांटेज देता है इंसान को, इफ़ नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। एक तो पहला मोबिलिटी बढ़ाने में, एंड सेकेंडली इस प्लेन लैंड को इस्तेमाल करने के लिए पैस्टोरलिज्म में। देखिए पैस्टोरलिज्म डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पूरी तरह से एडवांस स्टेज में डेवलप होता है, जो डेफिनेटली बाद में हमें देखने को मिलता है, बट डेफिनेटली टू इट्स प्रिमिटिव स्टेज हमें देखने को मिलता है। और इसका बहुत बड़ा फैक्टर और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि इंसान को सेंचुरीज ऑफ से इंट्रैक्शन के बाद पता चलता है कि उनको डोमेस्टिकेट कर सकता है। एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट में, रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करता है। तो उस उन सारे एनिमल्स को, जिनका अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, तो कई सारे फैक्टर्स होते थे जो कि डिसाइड करते थे कि किस जानवर को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर मैं बात आऊँ तो वो जिनकी वजह से आपकी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट ना हो। पहला कि आप अगर मूव कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे ना चले, एग्जाम्पल एलिफेंट बहुत धीरे चलेगा। सेकेंडली वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लायन या फिर किसी आप टाइगर या ऐसे कोई हाइना वगैरह को अगर आप डोमेस्टिकेट करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी लाइफ के लिए थ्रेटन करे। थर्ड फैक्टर आता है क्या उसकी पॉपुलेशन आपकी रैपिड वे में ग्रो करेगी, या फिर बेसिकली उनकी पॉपुलेशन उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है क्या वो ज़्यादा है या वो कम है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि क्या एग्जैक्टली आप उस एनिमल को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ग्लोबली देखें तो हमें देखने मिलता है ईरान वगैरह के रीजन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एनिमल जैसे शीप हो गए, गोट हो गए,
एक्चुअली डॉग भी होगा, या कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनका डोमेस्टिकेशन इवेंचुअली शुरू होता है। ऑब्वियसली कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम बेसिकली ग्रासेस को, पैस्चर्स को हम कंज्यूम करवाते हैं, तो बेसिकली उससे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो कि बाद में इवोल्यूशन होना शुरू होता है, प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ मीट, एंड इवेंचुअली अगर आपका वो ड्राफ्ट एनिमल है तो उसके लिए हम मिल्क के भी पर्सपेक्टिव से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज समथिंग विच अदर मैटर ऑफ अदर डिबेट। ना यहाँ पे हमने बात कर ली ओवरऑल जो है इन्वायरमेंट में क्या चेंज आया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमने बात करी कि इन्वायरमेंट में चेंज आया, तो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, जैसे मैंने बताया था, विद द इवोल्यूशन इंसान की सोचने की क्षमता भी बढ़ना शुरू होती है। तो ये इंसान जब पहले आपके बड़े बड़े बोल्डर्स को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा था, तो उसमें एक काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है कि वो बेसिकली उसको ज़्यादा दूर तक कैरी नहीं कर सकता था ना। अब धीरे धीरे उसको ये समझ में आना शुरू होता है कि हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी पर्पस से भी, सिक्योरिटी पर्पस से भी, एंड ऑब्वियसली हमें अपने नीड्स को मीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल फूडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे एक नया मेथडोलॉजी डेवलप करना शुरू करता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो बेसिकली हमारा होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको हम बेसिकली माइक्रोलिथ पीरियड में बात करें, ये माइक्रोलिथिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोलिथ्स टूल्स प्राइमरी आपका बनना शुरू करता है, और ये माइक्रोलिथ्स होते हैं, इसमें आपका अलग अलग तरीके का बेसिकली जो है टूल्स बनना शुरू करता है। अभी जो माइक्रोलिथिक टूल्स हैं, ये 1 से 8 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट में आपका ओवरऑल इसका लेंथ होना शुरू करता है, साइज होना शुरू करता है। ये जो माइक्रोलिथ्स है, ये कुछ आपके ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है, कुछ नॉन ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स प्रोबेबली हम बात करते हैं, तो हमारे पास आता है यहाँ पे ल्यूनेट्स, ट्रायंगुलर्स, रोम्बॉइड्स, रेक्टेंगल, ट्रैपीज, एंड अगर हम बाकी बात करें तो हमें और भी कुछ कुछ देखने मिलते हैं, जैसे कि आपके ब्लेड, कोर, पॉइंट्स, एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बेसिकली हमें देखने मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की बात करें तो इनके साइज़ डेफिनेटली छोटे होते शुरू करते हैं, ये आपको एक डेफिनेट शेप पे बनना शुरू करते हैं। कंपेरेटिवली आपको इनका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर देखने मिलता है। कंपेरेटिवली इफ़ नॉट इन प्योर फॉर्म, तो ये एक आपको रफ फॉर्म में पॉलिश देखने मिलता है, स्ट्रक्चर्ड देखने को मिलता है, एंड ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा था वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज ये डायरेक्ट हिटिंग के बेसिस पे हो रहा था, हिट किया जाता था और उसमें से ऐसे पर्टिकुलर शेप को देने की कोशिश की जाती थी, ठीक है। अगर हम बात करें दो इंपॉर्टेंट साइट्स है जहाँ पे हमें ऐसे एविडेंसेस देखने को मिले, वो है आपका फाहिन लीना एंड सेकेंडली आपका बदादोम्बा लीना। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो हमें फर्स्ट टाइम एविडेंसेस कुछ और टूल्स के देखने मिलते हैं जो कि आपके आते हैं क्वन्स एंड म्यूलर्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम और बात करने की कोशिश करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया ये किस तरीके से वो इवोल्यूशन होता है, क्या कारण है, ये चीज़ हमने देख लिया। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है सिडेंटरी पैटर्न। सिडेंटरी पैटर्न का मतलब है किस तरीके से इंसान रहा करता था ना। अगर हम इस फोटो पे आने की कोशिश करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फॉरेस्ट बनना शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ रहा है। यहाँ पे हमें देख रहे हैं काइंड ऑफ एक वाटर बॉडी आपको देखने मिल रहा है, ये आपका ओशियन हो सकता है, सी हो सकता है, या काइंड ऑफ एक आपका बाद में जाके छोटे छोटे लेक्स पॉन्ड्स की तरह, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि वैसा कुछ हो रहा था। यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक आपको हर्ट लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलता है, जो कि एक आपका डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि किस तरीके से इंसान जो है वो थोड़ा प्राइवेसी पर भी अपना आपका फोकस करना शुरू करता है। यहाँ पे देखें तो हमें बो एंड एरो के भी एविडेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी हमें बो एंड एरो के एविडेंसेस देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि जो फायर था उसका किस तरीके से आपका एक एडवांस्ड वे में जो है यूटिलिटी ड्राइव करने की कोशिश की जाती है। फिर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बेसिकली
यहाँ पे चीज़ों में ज़्यादा आपका एक एक स्किल्ड वे में इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, यानी कि कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर भी हमें देखने को मिलता है, जो कि शुरुआत होना शुरू हो जाता है इस टाइम पे। यहाँ पे हमें देखने मिलता है। फिर हमें ये भी देखने मिलता है कि इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीयर्स वगैरह भी जो है इस टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो शिफ्ट है इसका एक एडवांटेज क्या है। एडवांटेज टूल पैटर्न में अगर हम बात करें पहले तो क्योंकि आप अपने टूल्स को छोटा बना रहे हो, अपने टूल्स को ज़्यादा हल्का बना रहे हो तो आप कैरी कर सकते हो। ज़्यादा शार्प बना रहे हो तो बहुत ईजी में पेनिट्रेट कर सकते हो बिकॉज सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है। थर्ड, आप उसको दूर से हिट कर सकते हो तो आपका डायरेक्ट इंट्रैक्शन जो है बड़े बड़े बीस्ट्स और एनिमल्स से वो कम होता है, यानी कि आपके लाइफ में भी थ्रेटन जो है वो कम होगा। और बाकी क्योंकि आपका पूरा इकोसिस्टम चेंज हुआ है तो उस टाइम पे आपके नए नए टूल्स भी आते हैं। इसमें एक और एग्जांपल हमारे पास आता है, वो आता है फिशिंग टूल। वो क्यों आता है, बिकॉज जैसे ही आपका ग्लेशियर मेल्ट करना शुरू करता है तो ओबियसली कुछ चेंजेस आपके इकोसिस्टम में हो रहे हैं, तो हमें फिशेस भी इस टाइम पे देखने को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली टूल्स का भी डेवलपमेंट हो जाता है। फायर डेफिनेटली खाना को कुक किया जा रहा है तो उसकी टेस्ट में डिफरेंस आ सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव बनता है, हेल्दी बनता है, कई सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है ना। यहाँ तक बात करते हैं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है, वो आता है कि ओवरऑल इस टाइम पीरियड पे एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो है इसका नाम है चौपानी मांडो। अभी चौपानी मांडो कहाँ पे है? चौपानी मांडो बेसिकली यूपी में। अब ये यूपी में चौपानी मांडो जो है वो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस देता है ट्रांजिशन का, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू सेटल्ड एग्रीकल्चर। और ये हमें कैसे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंसेस देखने मिले, एक्सकवेशन दौरान वैसे हमें एविडेंसेस देखने मिले, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हर्ट भी देखने मिला है, बैटल एंड डब हर्ट। अभी बैटल एंड डब हर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है बिकॉज ये इस चीज़ को शो कर रहा था कि इंसान जो है अब सेटल्ड है, वो मोबिलिटी नहीं कर रहा, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि उसे पता है कि अब उसकी जो नीड्स है उसके लिए उसको नोमैडिक बन के इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, वो अपने अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, नेचर है, उसको इस्तेमाल कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली अपने नीड्स को मीट कर सकता है। एंड अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने मिलता है कि हाँ वहाँ पे एग्रीकल्चर का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं जो कि रिवील करते हैं डिपॉजिट्स तीन फेजेस में। एपिपैलियोथिक पहला आता है, ये बेसिकली उस पूरे पीरियड को बेसिकली बताने की कोशिश करें जो कि अपर पैलियोथिक से, ठीक है, न्यूलिथिक के बीच का जो पूरा ट्रांजिशन पीरियड होता है उसको एपिपैलियोथिक बोलते हैं। तो एक पहला एविडेंस यहाँ देखने मिलता है। जैसे मैंने बताया था कि माइक्रोलिथ्स होते हैं, कुछ आपके ज्योमेट्रिक शेप में देखने मिलेंगे, कुछ नॉन ज्योमेट्रिक देखने मिलेंगे, डेफिनेटली सी बात है। एंड थर्ड आपका आता है हैंडमेड पॉटरीज बनना शुरू हो जाती है विथ कॉर्ड इम्प्रेस्ड पैटर्न्स, एनविल, हैमरस्टोन, ये हमें देखने को मिलता है। नाउ द इम्पॉर्टेंस इज क्यों पॉटरी क्यों बनाई गई। कई सारे डिबेट्स हैं कि पॉटरी बनाने पीछे कारण क्या हुआ करता था। तो एक बहुत और से ज़्यादा हिस्टोरियंस इस चीज़ को मत रखते हैं कि पॉटरी बनाने का कारण था एग्रीकल्चर में जो ट्रांजिशन हुआ वो। क्यों? क्योंकि जब एग्रीकल्चर में आपका सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था इन टर्म्स ऑफ सीड्स और आई वुड से फूड प्रोडक्शन जो हो रहा था, क्रॉप्स का जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, तो उनको स्टोर करना ज़रूरी था। स्टोर करने का एक प्लान है कि उसको स्टोर किया जाए। पर जब पहले उसे गड्ढे में मिट्टी के अंदर दफनाया गया तो देखा गया जब बीज को दफनाया गया तो वहाँ से एक पेड़ निकल गया। तो यानी कि उसको इंसान को समझ में आया कि आप डायरेक्ट सीड्स को आप सो नहीं, उसको मिट्टी के अंदर या फिर ज़मीन के अंदर गड्ढा करके नहीं रख सकते, बिकॉज उसका वो एक प्रवृत्ति है, उसका एक नेचर है कि वो ग्रो कर जाएगा प्लांट में। सो इट्स बेटर कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, एक ऐसा यूटेंसिल बनाना चाहिए जिसके बेसिस पे हम स्टोर कर सकें। स्टोर करना कई फैक्टर होता है, एक ट्रांजैक्शन फैक्टर होता है, तो इकोनॉमिक टर्म्स में प्रिकॉशनरी फैक्टर होता है, एंड बेसिकली होता है डे टू डे नीड्स को मीट करने के लिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जब आप बात कर रहे हैं कि स्टोर किया रहता था तो हो सकता है कि अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ जाए तो खाने की रिक्वायरमेंट उसे मीट करे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, रफ वे में बट एक पॉटरी का स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है जहाँ पे बेसिकली स्टोर करना शुरू किया जाता है एंड इवेंचुअली डिसाइड किया जाता है कि हाँ इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। कई सारी चीज़ लिक्विड मटेरियल भी हो सकता है एंड सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है, दोनों को रखने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं।
ना इम्पोर्टेंट कुछ फीचर्स हमें देखने मिलते हैं। क्या होता है इस पीरियड ऑफ टाइम पे? इंसान पहले तो हंटिंग गैदरिंग करता है, सेकेंडली वो नोमैडिक होता है, नेकेड होता है, थर्ड यहाँ पे आपको माइक्रोलिथ टूल्स का इस्तेमाल होता है, जिसका पहला एविडेंस हमें क्या कार्लिन ने दिया था 1867 में फ्रॉम विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज से हमें पहले ऐसे माइक्रोलिथ्स के एविडेंसेस देखने मिले। फिशिंग स्टार्ट हो जाता है, एज अ रिजल्ट फिशिंग टूल्स भी डेवलपमेंट हो जाते हैं। सेटलमेंट सेमी परमानेंट परमानेंट दोनों देखने मिलते हैं। फायर इस्तेमाल पहले भी हो रहा था, पैलियोलिथिक पीरियड से फायर का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका होता है एज पर एविडेंसेस जो हमारे पास अवेलेबल है। एक्सटेंसिव डेफिनेटली इस टाइम पीरियड पे आ जाता है। बैंड लिविंग बट एब्सेंस ऑफ इमोशनल बॉन्ड, इसका मतलब है कि इस टाइम पे बैंड में वो लिव कर रहे थे, यानी कि भी ग्रुप ऑफ 25-50 ऐसे बैंड्स में वो रह ज़रूर रहे थे, बट एक इमोशनल बॉन्डिंग उनके बीच में नहीं थी। डेफिनेटली एक और फैक्टर है कि उनको लिखना नहीं आता था, दे डिडेंट न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग, बट पेंटिंग के डेफिनेटली हमें एडवांसेस देखने मिलते हैं। वन ऑफ द विचेस्ट सोर्स जो है वो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो है भीमबेटका के पेंटिंग्स, क्योंकि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। एग्रीकल्चर शुरू होता है और एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा एविडेंस हमें देखने मिलता है एग्रीकल्चर का, कि ये शुरू होता है और एविडेंसेस हमें सांबर लेक जो है राजस्थान में वहाँ से देखने को मिलता है। और पहला क्रॉप जो उगाया गया था वो डेफिनेटली क्या था, वो था बार्ले। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कल्चरल इवोल्यूशन भी हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स थे जो कि हमें चीज़ देखने को मिल जाते हैं ना। अगर हम थोड़ी बहुत और बात करना शुरू करें इम्पॉर्टेंटली, तो सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट जो इंडिया में देखा गया है, बिगेस्ट साइट, वो डेफिनेटली कहाँ देखने मिले, वो बगौर राजस्थान में देखने मिला है। और सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट साइट देखने मिला है वो है लंगघंज में देखने को मिला है। मैंने आपको पूरे साइट्स के एक मैप लिस्ट में बना के दी है, वो ये रहे। जैसे कि आपको तिलवारा देखने मिलेगा, बगौर देखने मिलेगा, फिर आपको गुजरात में लोतेश्वर देखने मिलेगा, लंगघंज देखने मिलेगा, फिर आपको भीमबेटका आदमगढ़ देखने मिलेगा, यूपी में सराय नहराय देखने मिलेगा। फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है, जैसे कि यहाँ पे आपको महादहा देखने मिलेगा, दमदमा देखने मिलेगा, लेखाकिया देखने मिलेगा, चौपानी मांडो, पैसरा, सेबलगिरी, बीरभूम। फिर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सुंदरगढ़, कुचाई, बघौर, और यहाँ पे आपको रतनपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो कि प्राइमरीली हमें देखने मिलता है। एंड इवेंचुअली साउथ में देखें तो तेरी साइड तमिलनाडु, रेनीकुंटा, संगनकल्लू, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो हमें ओवरऑल इंडिया में देखने को मिलते हैं। ना दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ऑल्दो हमें दो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ के बारे में बात करना है मेसोलिथिक आर्ट की स्पेसिफिकली। एक तो डेफिनेटली वो भीमबेटका है, एंड सेकेंडली अगर हम बात करने की कोशिश करें तो एंड बाकी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट छोटे मोटे साइट्स हैं। छोटे मोटा इसका ओबियसली को ना रॉन्ग वे, उसका मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं नॉट दैट रेलिवेंट इन कंपैरिजन टू भीमबेटका, बट रेलिवेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। सो या इन सारे बातों में हम डेफिनेटली बाद में बात ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली। सो टिल देन, गुड बाय, जय हिंद। एंड इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, सो प्लीज़ do like, subscribe, comment and share, and thank you very much. Jai Hind.